नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश राघव आज एक नए वीडियो के साथ में। दिल्ली सल्तनत के शासक मोहम्मद तुगलक के समय में अनेक विद्रोह हुए और इन विद्रोहों से नए राज्यों का उदय हुआ, जिसमें हम चर्चा कर रहे थे दिल्ली सल्तनत के अधीन दिल्ली सल्तनत के पीरियड में जो दो मुख्य साम्राज्यों का उदय हुआ वो थे बहमनी और विजयनगर। दोनों का इसलिए इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि इन्होंने जो उन्नति की जो प्रकाष्ठा थी उसको छुआ, बहुत विकास किया। अनेक विदेशी यात्रियों ने इनके राज्यों में भ्रमण किया, अपने यात्रा वृत्तांतों में इनका वर्णन किया। तो कल की वीडियो में हमने विजयनगर साम्राज्य के बारे में बताया था कि किस प्रकार से इसका उदय हुआ, कैसे ये पतन की तरफ गया, उसके पतन के कारणों पे भी चर्चा करी। इस वीडियो में मैं बहमनी सल्तनत के बारे में पूरे डिटेल्स के साथ बताऊंगा। प्यारे दोस्तों, ये दोनों राजवंश इसलिए महत्वपूर्ण है कि बहुत से आजकल की जो परीक्षाएं हैं उसमें इस तरह के प्रश्न आने लगे हैं। इससे क्या है कि हम अच्छी तैयारी कर सकते हैं और आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत सी ऐसी जानकारियाँ प्राप्त होंगी जो आपको परीक्षा उपयोगी होगी। तो प्यारे बच्चों, जो बहमनी राज्य है इसके जो संस्थापक हैं वो जफर खां हसन गंगू नामक एक गवर्नर थे जो मोहम्मद तुगलक के समय में। इन्होंने अलाउद्दीन बहमन शाह की जो उपाधि धारण की, ये थोड़ा याद करने की बात है। और ये देखिए, अलाउद्दीन बहमन शाह की उपाधि धारण की और शासन सत्ता एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। ये जो अगर बहमनी राज्य की सिचुएशन की बात करें तो बहमनी राज्य जो बरार और जो कृष्णा नदी के जो बीच का जो स्थान है वो क्षेत्र पड़ता है। इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया। इसके साथ साथ इसने अपने पूरे साम्राज्य को 4 भागों में बांट दिया, जिससे कि प्रशासनिक सरलता हो, प्रशासनिक मजबूती हो और अच्छा प्रशासन चलाया जा सके। इसके लिए वो 4 प्रदेश थे, बरार, बीदर, दौलताबाद और गुलबर्गा। गुलबर्गा जो कि मैंने बताया ही है, दौलताबाद ये वही है जो मोहम्मद तुगलक ने जिसको अपनी राजधानी ट्रांसफ़र करने का प्रयास किया था। इसके अलावा बीदर और बरार। इसके साथ साथ इसका महत्वपूर्ण नाम इसलिए भी है कि इसने हिंदुओं पे जो जजिया कर था वो नहीं लगाया, यानी कि हिंदुओं के प्रति इसकी जो सहिष्णुता की नीति थी। इसका मकसद था कि कैसे मैं हिंदुओं को अपने साम्राज्य से जोड़ के अपने साम्राज्य को मजबूत बनाऊं, क्योंकि नया साम्राज्य था। अगर शुरू में ही अगर कट्टरता की नीति अपनाई जाती तो हो सकता है विद्रोह होते और विद्रोह होने से उसका साम्राज्य खतरे में आ जाता। इसके अलावा हम बहमनी जो बहमन शाह की जो उपाधि ली इसने, इसके साथ जो बहमनी जो राज्य था इसका नामकरण की बात करें तो बहमनी यानी ब्राह्मण। ये जिस गंगू नामक एक ब्राह्मण के यहाँ नौकरी करता था उसके सम्मान के खातिर उसने लोकोक्तियों के अनुसार कि उसने ब्राह्मण यानी बहमन के नाम से उसने ये पदवी धारण की। लेकिन एक दूसरी स्टोरी भी है जिसमें वो ईरान के जो बहमन वंश था उसके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए, साथ में अपने आप को वहाँ से जोड़ने के लिए उसने ये उपाधि धारण की। तो इस प्रकार से इसने हिंदुओं से जजिया कर मुक्त कर दिया और अपने साम्राज्य को मजबूत बनाने पे ध्यान दिया। मेनली हम देखते हैं कि जो विजयनगर और जो बहमनी जो राज्य है इनकी हमेशा लड़ाई होती रही और जो लड़ाई का जो मेन जो क्षेत्र था वो रायचूर था। देखिए, आपको याद रखने की बात है कि जो लड़ाई होती थी वो कहाँ होती थी, कहाँ पे, रायचूर में। ये एक्चुअली में 2 आब क्षेत्र था, जो 2 नदियों के बीच का क्षेत्र था और जिससे बहुत उत्पादक था। और पहले जो लगान का जो माध्यम, जो राज्य की आय का जो स्रोत था, मेन था कृषि उत्पाद यानी लगान, और लगान के लिए ही लड़ाइयाँ होती थी। इस प्रकार से यहाँ रायचूर जो क्षेत्र था वो बहुत उत्पादक था और वहाँ पे ही लड़ाइयाँ होती थी। उसके बाद मोहम्मद शाह आए जो 1358 से 1375 तक, और उन्होंने दक्षिण भारत में पहली बार बारूद का प्रयोग किया।
अब आप पहली बार बारूद का कहोगे तो ये कहोगे सर हमने एक जगह पढ़ा था कि पहली बार भारत की धरती पर बाबर ने बारूद का उपयोग किया। देखिए बाबर ने 1526 में कानवा के मैदान में इसका यूज किया, नहीं सॉरी, पानीपत की लड़ाई में इसका यूज किया, कानवा के मैदान में यूज किया। लेकिन इससे पहले अगर दक्षिणी भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में पहली बार जो मोहम्मद शाह ने बारूद का प्रयोग किया, और ये हालांकि बड़े पैमाने पर नहीं था, और उसको उत्तर भारत की बात करें तो बाबर ने इसका पहली बार यूज किया, बारूद का उपयोग किया। और इसके अलावा इसने ऐसा विशेष में वो नहीं है। यहाँ मैं थोड़े बीच में कुछ शासकों के नाम में छोड़ते जा रहा हूँ, क्योंकि वे जो छोटे छोटे शासक आए जो कुछ महीनों कुछ 1-2 साल के लिए आए, उनका कोई इतिहास में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान नहीं है, ना नाम है, ना उनके द्वारा कुछ कार्य हैं, तो इसलिए परीक्षा में उपयोगी भी नहीं है। तो मैं जो महत्वपूर्ण शासक हुए उनमें उनके द्वारा जो किए हुए जो कार्य हैं मैं उनके बारे में बता रहा हूँ आपको। उसके बाद आया मोहम्मद शाह द्वितीय जो 1378 से 1397 में। इसने ये बहुत शांतिप्रिय आदमी था, इसने कोई लड़ाई नहीं की विजयनगर से, और अपने साम्राज्य को मजबूत बनाने में, उसकी समस्याओं को हल करने में इसने पूरा ध्यान दिया। इसके बाद आया तजाउद्दीन फिरोज शाह जो 1397 से 1422 तक, और इसकी जो इन्होंने फिरोजाबाद की स्थापना की, और इसके साथ साथ जो अगला जो शासक था वो था शिहाबुद्दीन अहमद जो 1422 से लेकर 1436 तक, और इसने जो महत्वपूर्ण कार्य किया वो था जो अपना राजधानी का परिवर्तन। पहले राजधानी क्या थी गुलबर्गा, और उसके बाद इसने क्या किया, बीदर को अपनी राजधानी बनाया, और बीदर को अपने नाम से ये मोहम्मदाबाद भी, शिहाबुद्दीन अहमद था और इसका दूसरा नाम मोहम्मद भी था, तो उसने अपने नाम से मोहम्मदाबाद भी इसको नाम दिया। इसके साथ साथ इस शासक के बारे में कहा जाता है कि एक बहुत न्यायप्रिय शासक था, न्याय के लिए बहुत विख्यात था। तो इस प्रकार से इसने बीदर को अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद 1463 में से 1482 तक एक मोहम्मद शाह हुए। ये मोहम्मद शाह इसलिए महत्वपूर्ण है कि इन्होंने एक अपने बहुत इंटेलिजेंट, बहुत विद्वान, एक बहुत योग्य एक वजीर को चुना जिसका नाम था महमूद गवा, जो कि एक पार्शियन था, और इसने इस साम्राज्य को अंतिम ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया, यानी कि चरम उत्कर्ष की अवस्था तक पहुंचा दिया। और यही वजह है कि जो बहमनी राज्य ने जितनी भी उन्नति की इसके काल में की, और महमूद गवा ने न सिर्फ भारत में अपितु विदेशों में भी, फारस में, तुर्की, अलग अलग देशों में अपने राजदूत भेजे, अपने पत्र व्यवहार किया, अपने राज्य को मजबूत बनाया, और ख्वाजा जहाँ की उपाधि इसने धारण की। अगर हम बात करें तो इसके काल में, महमूद गवा के काल में, जो पूरा जो बहमनी राज्य है अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा के चरमोत्कर्ष पे था। इसके बाद मोहम्मद शाह आए। ये एक युवा शासक सुल्तान थे, लेकिन क्या बोलते हैं कि युवा में अनुभव की कमी होती है, और ये दूसरे के बहकावे में आ गए। बहकावे में आने से इन पे इन्होंने संदेह किया और राजद्रोह का आरोप लगाया, और महमूद गवा को उन्होंने फांसी पर लटका दिया। तो इस प्रकार से इस एक महान वजीर जिसने अपनी क्षमता से इस साम्राज्य को ऊंचाइयों पर पहुंचाया, उसका एक दर्दनाक अंत होता है। इसके साथ साथ मोहम्मद शाह जो तृतीय थे, उनके काल में एक विदेशी यात्री निकितिन भी आया। निकितिन की बात करो तो देखो, ये व्यक्ति विजयनगर में भी गया हो और बहमनी राज्य में, दोनों में इसने यात्राएं की है, तो ये ध्यान रखने की बात है। इसके बाद अंतिम शासक कलीमुल्ला हुआ। कलीमुल्ला जिसके बाद इस साम्राज्य का अंत हो जाता है, और धीरे धीरे हम देखते हैं कि ये साम्राज्य टूटकर 5 भागों में विभाजित हो जाता है।
और ये 5 भाग ऐसे हो जाते हैं कि एक तरह 5 राज्यों में बढ़ जाते हैं और इस एक विशाल साम्राज्य का अंत हो जाता है। अगर हम इन 5 के बात करें तो देखिए, इसमें पहला जो भाग है, एक भाग बरार टूटता है। बरार थोड़ा ऊपर का प्रदेश है जो सबसे दूर है। इसमें भीतर से जो सबसे दूर पड़ता है जो बरार, इसको फतेमुल्ला, यहाँ पे ईमान शाही वंश की स्थापना हुई 1484 में। थोड़ा सा आप नोट कर लें क्योंकि ये सब चीज़ें याद रखना है। और इसके बाद ये बीजापुर बना, जहाँ पर बीजापुर में आदिल शाही वंश की स्थापना हुई यूसुफ के नेतृत्व में 1490 में। उसके बाद अहमदनगर हुआ, है ना। अहमदनगर में निजाम वंश, निजाम शाही, कई बार प्रश्न आया है कि निजाम शाही वंश का संबंध किससे है, तो अहमदनगर से है ना। यहाँ पे मलिक अहमद थे, इन्होंने अपनी निजाम शाही वंश की स्थापना की और अहमदनगर राज्य की स्थापना की। उसके बाद बीदर, जो अमीर अल बरीद, जिसने बरीद शाही वंश की स्थापना की 1492 में। और आखिरी में आता है गोलकुंडा, जिसमें कुली कुतुब शाह, जिसने कुतुब शाही वंश की 1512 में स्थापना की। तो इस तरह ये जो 5 राज्यों में डिवाइड हो गया। डिवाइड होने से क्या होता है, ये आपस में लड़ते रहते हैं एक दूसरे से और नष्ट होते रहते थे। लेकिन 1565 में क्या होता है कि ये सब एक साथ एक हो जाते हैं, एक संघ बना लेते हैं, है ना। केवल इसमें बरार जो क्षेत्र था, क्योंकि उसकी लड़ाई इन चारों में से गोलकुंडा के साथ भी थी, तो इसलिए वो इसमें शामिल नहीं होता है। और ये चारों ने एक संघ बना लिया और संघ बनाने के बाद ये मिलकर विजयनगर पे आक्रमण करते हैं। और विजयनगर पे आक्रमण करने से विजयनगर का साम्राज्य का अंत हो जाता है। और इस प्रकार से धीरे धीरे जब ये संघ भी ज़्यादा दिन तक नहीं चलता, आखिर में जो बरार है उसको जीत लेता है अहमदनगर 1574 में। और इसके बाद 1619 में बीदर को बीजापुर ने जीत लिया। और अहमदनगर, जो आपने सुना होगा कि अकबर ने जब दक्षिण में पहला आक्रमण किया था तो सबसे पहले किसकी क्या जीता था, अहमदनगर। बीजापुर और गोलकोंडा ये दोनों भी मुगल काल में जीते गए प्रदेश, क्योंकि इनको मुगल पीरियड में इनको अपने साम्राज्य में मिला लिया था। और वो शासक जिसने अपने जीवन के आखिरी लगभग 25 साल, 1/4 भाग जीवन का यहाँ पे दक्षिण भारत में बिताया, वो औरंगजेब था, जिसने बीजापुर और गोलकोंडा को भी जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम देखते हैं कि ये बहमनी राज्य है उसका एक अंत हो जाता है और पहले टुकड़ों में विभाजित होता है, आखिर में उन टुकड़ों को एक बड़े साम्राज्य में मिला दिया जाता है। तो इस प्रकार से अगर इतिहास के स्रोत करें तो अनेक व्यक्ति ने यात्रा की है, जिनकी मैंने अभी बताया है कि रूसी यात्री जो निकितिन आया था। तो ये प्रश्न ये आ जाता है कि निकितिन किसके काल में आया, तो मोहम्मद शाह तृतीय का, ये आपको याद रखने की बात है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ ये मैं छोटा वीडियो बनाई है जिससे कि आपको समझने में आसानी हो और आप लोग इसको अच्छे से समझें। इसलिए प्लीज़ इस पर लाइक और कमेंट ज़रूर कर दें, जिससे कि मुझे एक कम्प्लीमेंट मिलता रहे कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ बच्चों को पसंद आ रहा है। प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।